तो चलिए आज हमारा जो है मांग की कीमत लोच निकालने का जो हम 5 प्रकार का नाम जाने थे, जिसमें 2 प्रकार को हमने कर लिया था उसकी कीमत लोच निकालने के। अब जो है तीसरा प्रकार, इकाई के बराबर या सम लोचदार मांग, ईडी इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। मांग की कीमत लोच 1 के बराबर होना चाहिए यूनिट इलास्टिक डिमांड के लिए। ठीक है, 2 हमने किया था सापेक्षिक लोचदार मांग और एक सापेक्षिक बेलोचदार मांग। तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? क्या कहता है डेफिनेशन? किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, अगर उसी अनुपात में वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार के मांग को इस इकाई के बराबर या समलोचदार मांग कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन होता है, यदि उसकी वस्तु की जो कीमत है उसका जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु की कीमत का अनुपात ये रहा हमारा। ठीक है, और ये वस्तु की मांग है, तो वस्तु की कीमत में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है और वस्तु की मांग में जिस अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, यदि दोनों बराबर हो जाते हैं उसका अनुपात, तो ये इकाई के बराबर या समलोचदार मांग होगा। ठीक है, इसके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? 1 के बराबर होगा। अब देखिए ये इसका ग्राफ है, ये आपका डिमांड का लाइन है। ठीक है, यहाँ पे आपका प्राइस है, इधर आपका प्राइस रहेगा, इधर आपका डिमांड है। ठीक है, अब देखिए जब आपका प्राइस P था तो आपका डिमांड Q था। जब आपका प्राइस P1 हो गया, P से बढ़ करके आ गया P1 हो गया, तो डिमांड आपका Q1 हो गया। जब आपका प्राइस P से घटकर P2 हो गया तो डिमांड आपका Q2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ जब प्राइस P से P1 हुआ तो ठीक है, डिमांड क्या हुआ? Q से घटकर Q1 हो गया। प्राइस P से बढ़कर P1 हुआ लेकिन डिमांड Q से घटकर Q1 हो गया, इधर आया तो घट गया। तो इसके बीच का घटने का जो अनुपात रहा और यहाँ जो बढ़ने का अनुपात रहा, वो दोनों का अनुपात क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पर भी सेम कंडीशन, यहाँ पे प्राइस P था, P से घटकर P2 हो गया, तो यहाँ का जो अनुपात रहा, और यहाँ डिमांड Q था, Q से बढ़कर Q2 हो गया, तो यहाँ का जो अनुपात रहा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसका ये ग्राफ रहेगा। ठीक है, अब हमारा तीसरा चौथा, वो इस पे एक सवाल लगाना बाकी है। क्या हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं? ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा प्राइस है, इधर हमारा डिमांड है। मान लीजिए प्राइस P1 क्या है? 10 है और डिमांड क्या है? 100 है Q। फिर प्राइस क्या है हमारा? 15 है, तो डिमांड हमारा क्या है? P1 50 है, ये Q1 हो गया। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसे सॉल्व करते तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? डेल Q। तो डेल Q कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 और डेल P कितना हो जाएगा? 5। अब फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होता है? डायरेक्ट शॉर्ट में कर रहे हैं, डेल Q अपॉन डेल P मल्टीप्लाई P बाय Q। ठीक है, ये फार्मूला है। अब सॉल्व कीजिए, डेल Q आपका कितना है? 50 है, डेल P आपका कितना है? 5 है, और P प्राइस आपका क्या है? 10 है, और डिमांड आपका प्रारंभिक डिमांड क्या है? 100 है। अब इसे देखिए सॉल्व करके, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, ये एक कैंसिल, क्या मिला? 1। अतः यह एक समलोचदार मांग है। कैसा मांग है यह? समलोचदार मांग है। और हाँ, माइनस को हमने तो नहीं लिया, इसे लेना है। ठीक है, ये रहेगा गुलदस्ते के रूप में माइनस। ठीक है, ऐसा। अब चौथा करते हैं, देखिए क्या है चौथा हमारा? पूर्ण लोचदार मांग, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। यदि आपका जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब जब निकालिएगा, अगर वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल? इन्फिनिटी के इक्वल, अर्थात वो डिफाइन करना पॉसिबल ना हो, तो यह पूर्ण लोचदार मांग होगा। फॉर्मूले पे बैठाते हैं, कैसे इन्फिनिटी आएगा पता चल जाएगा। पहले डेफिनेशन सुनिए,
क्या कहता है डेफिनेशन हमारा, एक मिनट, हाँ, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी अगर वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी क्या हो रहा है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी उसकी मांग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, मांग डिमांड में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के मांग को पूर्ण लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है, ऐसे मांग को, अर्थात की वस्तु की जो कीमत है, प्राइस है, उस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका जो अनुपात होगा डेल पी अपॉन पी इज इक्वल टू जीरो और डेल क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा होगा। ठीक है, अर्थात ये आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। अब कैसे जीरो होगा बताते हैं, ये कैसे जीरो होगा। सो मान लीजिए आपका प्राइस कुछ था, 10 था P1, अब फिर से आपका प्राइस क्या रहा, 10 ही रहा, आपका प्राइस चेंज नहीं हुआ। जब आप P2 किए तो वो 10 ही रहा, बाकी डिमांड तो इस समय कुछ और डिमांड रहा, इस समय कुछ और डिमांड रहा, तो आपका डेल पी कितना रहा, डेल पी क्या रहा, 10 में 10 गया तो जीरो ना, प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, जीरो, तो जीरो अपॉन 10, पी आपका यहाँ पे P1 रहेगा, ये यहाँ पे हम पी भी ले सकते हैं, P1 भी। तो ये आपका प्रारंभिक मूल्य क्या था, 10 था, तो ये प्रारंभिक प्राइस रहा है यहाँ पे, तो 0/10 क्या मिला, जीरो। तो प्राइस में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो डेल पी अपॉन पी क्या होगा, जीरो होगा, एंड डेल क्यू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, अर्थात आपका डिमांड जो है वो बदल रहा है, डिमांड में आपका किसी प्रकार से किसी प्रकार से वो इक्वल नहीं रह रहा है, डिमांड जो है वो परिवर्तित हो रहा है, वो जीरो के इक्वल नहीं हो रहा है, आपका जो चेंज इन डिमांड है वो जीरो नहीं हो रहा है। तो प्राइस में परिवर्तन नहीं होगा, बट आपका जो डिमांड है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार के मांग को पूर्ण लोचदार मांग कहेंगे। और इसका जो ग्राफ रहेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिएगा। ठीक है, इधर आपका प्राइस है, इधर आपका डिमांड है, ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष, यहाँ पे जीरो। मान लीजिए प्राइस आपका क्या है, पी है, तो प्राइस में क्या कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये सीधा चला जाएगा। प्राइस में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये सीधा आपका चला जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा प्राइस में, ये सीधा आपका रहेगा। बट आपका डिमांड जो हो रहा है परिवर्तित होते जा रहा है, कभी मान लीजिए ये हो जा रहा है डिमांड, तो कभी यहाँ, तो कभी यहाँ, अर्थात कभी क्यू तो कभी Q1, तो कभी Q2, तो यहाँ कभी Q3, इस प्रकार से आपका डिमांड परिवर्तित हो जा रहा है। लेकिन आपका जो प्राइस है वो हमेशा सेम है, इक्वल है, एक ही है। तो आपका डिमांड किस प्रकार से यहाँ पे बनेगा, इस तरह से आपका डिमांड का जो लाइन होगा वो कैसा रहेगा, एक सच के समांतर रहेगा या पैरेलल रहेगा, एक सच के पैरेलल रहेगा। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, सुनिएगा। उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर वस्तु की मांग तथा वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत P में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वस्तु की मांग Q से परिवर्तित होकर Q1 तथा Q2 हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में मांग की रेखा D प्राप्त होती है, जो एक सच के समांतर या पूर्ण लोचदार मांग को स्पष्ट करता है। ठीक है, अब इस पे एक सवाल देख लेते हैं। प्राइस में यहाँ पे देखिए, प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, बट डिमांड आपका बढ़ते जा रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पष्ट करता है। ठीक, और यहाँ पे अब देखिएगा ये इन्फिनिटी कैसे आएगा, क्या ये ई डी इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग का जो कीमत लोच है वो इन्फिनिटी कैसे आता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, प्राइस, इधर प्राइस रहेगा आपका और इधर डिमांड। चलिए देखिए यहाँ, ठीक है, अब हम मान लीजिए हमारा प्राइस क्या है, 10 है। ठीक है, फिर से प्राइस क्या रहा, 10 रहा, तो ये इसे हम P मान लेते हैं, इसे P1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिमांड हमारा क्या रहा, 100 रहा, और फिर क्या हो गया, डिमांड तो क्या था, बढ़ने की ही कगार पे था, बढ़ रहा था, तो 120 हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये की था, ये Q2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए क्या होता है, ओ सॉरी Q1 रहेगा। अब यहाँ पे डेल पी हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ, कुछ भी नहीं, तो जीरो। प्राइस में कुछ किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 10 में 10 गया तो डायरेक्ट जीरो, अर्थात कि चेंज इन प्राइस या परिवर्तन मूल्य में कितना हुआ, जीरो हुआ। क्या हुआ, जीरो। अब जो आपका डिमांड में परिवर्तन हुआ, क्यू क्वांटिटी में परिवर्तन हुआ, कितने की इक्वल हुआ, 20 के इक्वल, ये क्या आया, 20। अब फॉर्मूले पे बस पुट कीजिए, क्या है आपका फॉर्मूला, ई डी इज इक्वल टू, क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल पी
मल्टीप्लाई प्राइस बाय क्यू। अब सॉल्व कीजिए इसे फॉर्मूले पे लगा के जो जो आपका है। तो आपका क्या था, डेल क्यू क्या आया है 20, डेल पी क्या है 0 है। अब पी प्राइस आपका क्या था 10 था प्रारंभिक मूल्य, और आपका क्यू डिमांड प्रारंभिक डिमांड क्या है 100 है। अब देखिए यहाँ पे ए 10 10 ए 10 10, बट क्या 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, इन्फिनिटी। आपने देखा होगा 0 को अगर किसी से भी डिवाइड कीजिएगा तो आपको इन्फिनिटी मिलेगा, अपरिभाषित मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आया, अपरिभाषित। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया हमारा, अपरिभाषित। अतः एक सब माइनस में लेते चलेंगे, हम छोड़ दे रहे हैं बार बार, ठीक है। अतः यह एक पूर्ण लोचदार मांग है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, मांग है, ठीक है। या फिर पूर्णतः लोचदार मांग कह सकते हैं इसे, एक और नाम से जाना जाता है पूर्णतः लोचदार मांग। अब अगला जो हमारा है बेलोचदार मांग या फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग, और ये लास्ट है 5वें भाग का टॉपिक, ये चैप्टर का नहीं, ठीक है। पूर्ण बेलोचदार मांग 5वां नंबर, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, अर्थात अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की कीमत लोच यदि 0 आ जाए तो कैसी मांग होगी, पूर्ण बेलोचदार मांग या फिर परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड या फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है। तो इसके लिए क्या डेफिनेशन है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी जब वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इस प्रकार के मांग को पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। अर्थात कि क्या कहता है, वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है पर उसकी मांग में क्या कोई परिवर्तन नहीं होता है, मांग में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात कि आपका डेल पी बाय पी जो है समथिंग है, कुछ है, 0 के इक्वल नहीं है, बट आपका जो डेल क्यू बाय क्यू हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कैसे 0 हो जाएगा, मान लीजिए आपके डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, डिमांड में किसी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो आपका डिमांड मान लीजिए पहले से 50 था अभी 50 रहा, तो परिवर्तन वाला डिमांड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका। तो परिवर्तन वाला डिमांड 0 बटे प्रारंभिक डिमांड जो आपका क्या था 50 था, तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये कंडीशन रहता है, अर्थात कि आपके प्राइस में परिवर्तन होने पर भी आपके डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होता। उस पर क्या था, इसके पिछले वाले में आपके प्राइस में परिवर्तन हो रहा था, ये आपके प्राइस में परिवर्तन नहीं हो रहा था बट आपके डिमांड में परिवर्तन हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे है आपके प्राइस में परिवर्तन होगा बट आपके डिमांड में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कैसा रहेगा, जो ग्राफ होगा पूर्ण बेरोजगार मांग का इस प्रकार से होगा, देखिएगा यहाँ, ठीक है। इधर आपका वाई एक्सिस, इधर आपका एक्स एक्सिस, ठीक। यहाँ पे आपका प्राइस रहेगा इस साइड में, इधर आपका डिमांड। तो क्या है ना, क्या कह रहा है, आपके प्राइस में परिवर्तन होगा लेकिन आपके डिमांड में परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका डिमांड मान लीजिए क्यू है, कोई कुछ भी है क्यू है, और आपका प्राइस कभी पी रहा तो कभी P1 हो गया तो कभी P2 हो गया। प्राइस में क्या हुआ, परिवर्तन होता गया बट डिमांड आपका वही रह गया, सेम रह गया, ठीक है। तो डिमांड प्राइस आपका परिवर्तित हुआ बट आपका डिमांड जो डी रहा वो क्या रहा, एक ही रहा, हमेशा क्या रहा, एक ही रहा, कभी परिवर्तित नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्राइस पी रहा तो भी उतना ही डिमांड रहा, यहाँ पे देखिए अगर प्राइस P2 रहा तो भी उतना ही डिमांड रहा, अगर प्राइस P1 रहा तो भी उतना ही डिमांड रहा। ये डिमांड की जो ग्राफ दर्शाने वाला है ये इधर इस साइड पे है, तो यहाँ पे तो एक ही मात्रा रहेगी, ठीक है, बट यहाँ पे प्राइस की मात्रा कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, प्राइस की वैल्यू कुछ और ये रहेगी, बट आपका जो डिमांड है वो क्या रहेगा, इक्वल, हमेशा एक ही रहेगा। ये पूर्ण बेलोचदार मांग होता है। क्या होता है, पूर्ण बेलोचदार मांग। इसमें जो डिमांड की रेखा होती है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है, वाई एक्सिस के समांतर होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है आपका प्राइस और इधर आपका डिमांड, ठीक है। तो जब प्राइस आपका क्या था, पी था, अर्थात 10 रुपये था, पी था, तब आपका डिमांड क्या था, 100 था, क्यू, ठीक है। और जब आपके प्राइस में परिवर्तन हुआ, 15 हो गया, तब आपकी डिमांड P2 हो गया, P1 हो गया प्राइस से यदि, तो आपका डिमांड क्या हो गया, 100 ही रहा। अर्थात कि प्राइस में परिवर्तन हो रहा है बट डिमांड में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, डिमांड में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये पूर्ण बेलोचदार मांग, इसका डेफिनेशन ये कहता है। अब इसे निकाल के देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे डेल पी क्या आ जाएगा आपका 5 और डेल क्यू क्या मिल जाएगा आपका 0।
क्या चेंज इन प्राइस या चेंज इन मूल्य क्या मिला आपको, 5 मिला, 10 और 5 के बीच का अंतर 5 मिला। बट यहाँ पे डिमांड के बीच में जो चेंज हुआ कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल, ये फॉर्मूला लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल पी डेल क्यू अपॉन डेल पी मल्टीप्लाई प्रारंभिक मूल्य बट्टा प्रारंभिक मांग। अब बैठाइए, देखिए डेल क्यू आपका क्या है, 0 है, डेल पी आपका कितना है, 5 है, इंटू प्राइस आपका क्या है, प्रारंभिक मूल्य 10 है, और प्रारंभिक डिमांड भी क्या है, 100 है। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो 0, और इसको इससे गुना करेंगे तो 500, और 500 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपका क्या आया, 0। अतः यह एक माइनस को लेते चलना है, यहाँ पे भी माइनस, अतः यह एक पूर्ण बेलोचदार मांग है। कैसी मांग है, यह एक पूर्ण बेलोचदार मांग है। ठीक है, अतः यह एक पूर्ण बेलोचदार मांग है, ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके जो ये पांचों रहे ये खत्म होते हैं। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा आता है कि बोल देता है मांग की लोच के प्रकारों की व्याख्या करें, 4 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा मांग की लोच के प्रकारों को व्याख्या करें। तो वहाँ पे हमें ना चारों या पांचों जो भी है सबको एक साथ ले जाना होता है, क्या होता है, एक साथ लिखना होता है, करना होता है। तो इसे हम कैसे करेंगे उस स्थिति में, तो देखिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ग्राफों को एक साथ डिफाइन करने के लिए पहले ग्राफ बना लेते हैं। क्या करते हैं, ग्राफ। तो देखिए इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ऐसे रहेगा आपका, इस प्रकार से। ठीक है, इधर x इधर y, ठीक है, इधर आपका प्राइस रहेगा, इधर आपका डिमांड। अब देखिए सबसे पहले इकाई के बराबर या सम लोचदार मांग का एक लाइन लेंगे, डिमांड या फिर डिमांड सम लोचदार मांग का एक लाइन लिए। ये क्या रहा, ED इज इक्वल टू 1। अब इसकी जो ऊपर में होगा इससे इस प्रकार से गुजरेगा एक लाइन, जो क्या होगा, ED, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, ED इज ग्रेटर देन 1, ये रहेगा सम लो, ये सापेक्षिक लोचदार मांग रहेगा। ये क्या रहेगा, सापेक्षिक लोचदार मांग, ये सम लोचदार मांग। और एक क्या रहेगा आपके इधर से रहेगा, हाँ, ये जो एक है जो ज़्यादा ढालानुमक है, सापेक्षिक बेलोचदार मांग, ED इज लेस देन 1, ये वाला रहेगा। क्या रहेगा, ED इज लेस देन 1, सापेक्षिक बेलोचदार मांग का लाइन इस तरह से था, सापेक्षिक लोचदार मांग का लाइन इस तरह से था, और इकाई के बराबर सम लोचदार मांग का लाइन जो रेखा होती है इस तरह से था। ठीक है, तो हमने एक एक करके लिया। अब आपका जो था पूर्ण लोचदार मांग, वो क्या था, y x एक्सिस के पैरेलल, अर्थात कि ED जो था आपका क्या था, इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और एक था ED इज इक्वल टू 0, पूर्ण बेलोचदार मांग जो y एक्सिस के पैरेलल था, ये था ED इज इक्वल टू 0, ये था। तो ये हमारे 5 हो गए, पांचों को हमने लिख लिया इस प्रकार से। ठीक है, ये वाला मिटा देंगे, ये नहीं है आपका। ठीक है, तो ये आपके पांचों हो गए, कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, सबसे बीच में रहेगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1, सम लोचदार मांग। उसके ऊपर में रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अर्थात सापेक्षिक लोचदार मांग। और इसके नीचे में रहेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, अर्थात सापेक्षिक बेलोचदार मांग। और y एक्सिस के जो पैरेलल रहेगा वो पूर्ण बेलोचदार मांग, ED इज इक्वल टू 0, और जो x एक्सिस के पैरेलल रहेगा ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वो होगा पूर्ण लोचदार मांग। तो ये 5 हो गए। अब पांचों को बस एक एक करके डिफाइन कर देना है। पहले ये लिखना है, उपयुक्त रेखा चित्र में x अक्ष पर वस्तु की मांग तथा y अक्ष पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। यहाँ मांग की 5 रेखाएं जो मांग की लोच को विभिन्न प्रकारों से स्पष्ट करती है। सबसे पहला, ये इसे लिखने के बाद सबसे पहला लिखना है फर्स्ट नंबर में, ED इज ग्रेटर देन 1,
तो यह सापेक्षिक लोचदार मांग को स्पष्ट करता है। इसे फिर डिफाइन करेंगे। यह सापेक्षिक लोचदार मांग को स्पष्ट करता है। ऐसा तब होता है जब कीमत की तुलना में मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है। क्या होता है? जो मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन होता है वो कीमत की तुलना में अधिक ज़्यादा हो जाता है, अर्थात डेल क्यू बाय क्यू इज ग्रेटर देन डेल पी अपॉन पी। इसमें ये होता है, बस इसी को लिख देना है। मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा अधिक अनुपात में होता है, बस इसी को लिखना है। फिर उसी तरह ई डी इज लेस देन 1, इसको लिखना है। इसमें यह एक सापेक्षिक बेरोजगार मांग को स्पष्ट करता है। क्या है दूसरा? ई डी इज लेस देन 1, यह एक सापेक्षिक बेरोजगार मांग को स्पष्ट करता है। ऐसा तब होता है जब कीमत की तुलना में मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन कम होता है, अर्थात डेल क्यू जो आपका होता है और डिवाइडेड बाय क्यू, उसमें जो परिवर्तन होने वाला होता है वो कम होता है। किसकी अपेक्षा में? कीमत की अपेक्षा में। कीमत की अपेक्षा में क्या होता है? कम होता है। बस इसी प्रकार से तीसरा आपको ले लेना है। तीसरे में क्या रहेगा आपका? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ऐसा तब होता है या ऐसी स्थिति तब आती है या इसे इकाई के बराबर या समलोचदार मांग कहते हैं। और ऐसा तब होता है जब कीमत एवं मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन दोनों क्या होता है? इक्वल होता है, अर्थात डेल क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू डेल पी अपॉन पी। ऐसा होता है। बस इसी तरह से पांचों को डिफाइन करना है। चौथा में आपका रहेगा आप क्या? ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी आई भी, ई डी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये रहेगा। तो यह पूर्ण लोचदार मांग को स्पष्ट करता है। ऐसा तब होता है जब कीमत में परिवर्तन नहीं होने पर भी वस्तु की मांग में परिवर्तन होता है, अर्थात कि डेल पी अपॉन पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जीरो रह जाता है। फिर भी इसकी डिमांड में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या होता है? डिमांड में क्या रहता है? परिवर्तन हो जाता है। ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। क्यों? ये ऐसा, इसमें ऐसा होता है कि प्राइस में परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी डिमांड में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसे हमने देखा था। उसके बाद पांचवा जो आपका है वो क्या है? ई डी इज इक्वल टू जीरो। तो यह पूर्ण बेरोजगार मांग को स्पष्ट करता है। ऐसा तब होता है जब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन नहीं हो, अर्थात कि कीमत में क्या होगा? परिवर्तन होगा। आपका जो डेल पी बाय पी है वो क्या होगा? बदलेगा, वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। बट आपका जो डिमांड है डेल क्यू बाय क्यू है वो क्या होगा? जीरो के बराबर होगा। आपकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये कंडीशन को हमने जाना। परंतु इसमें एक बात यह आती है, और बस इतना ही आपका जो है टोटली इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगर 3-4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे, बोल दे कि मांग के लोच के प्रकारों की को व्याख्या करें, तो इस प्रकार से इसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ सबको। ठीक है, ग्राफ वगैरह तो एक ही में दिखा देंगे, और अगर अलग अलग एक एक करके आए तो एक एक करके भी हमने सीखा। इसमें एक बात रहती है कि इस प्रकार की मांग की लोच के 5 प्रकार देखे जा सकते हैं। इसमें से पूर्ण लोचदार मांग तथा पूर्णतः बेलोचदार मांग व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता। आपका जो ई डी इज इक्वल टू क्या है? इन्फिनिटी, और ई डी इज इक्वल टू क्या है? जीरो। ये आपके व्यवहारिक जीवन में नहीं देखे जाते, पूर्ण लोचदार मांग और पूर्ण बेलोचदार मांग। इसमें क्या होता है कि आपके जो कीमत में है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्राइस में क्या हो रहा है? डेल पी आपका कोई नहीं, कुछ नहीं, बदल ही नहीं। डेल पी आपका क्या रह रहा है? जीरो रह रहा है। फिर भी क्या हो रहा है? डिमांड आपका बदल जा रहा है। डिमांड क्या हो रहा है? बदल जा रहा है। डिमांड में परिवर्तन हो जा रहा है। इसमें ये होता है। लेकिन क्या कभी हो सकता है कि प्राइस में परिवर्तन ना हो और डिमांड घट बढ़ जाए? व्यवहारिक जीवन में ऐसा नहीं होता है कि प्राइस में परिवर्तन नहीं हुआ फिर भी इसका डिमांड क्या हुआ? घट बढ़ गया। ऐसा तो नहीं होता है, नहीं देखने को मिलता है। और इसमें क्या था आपका कि प्राइस में क्या हो रहा था? प्राइस में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। डेल पी आपका इसमें परिवर्तन हो रहा था। डेल पी आपके जीरो के इक्वल नहीं था, बट आपका जो डिमांड था, डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। प्राइस में परिवर्तन हो रहा था, ई डी इज इक्वल टू जीरो में। पूर्ण बेलोचदार मांग में, पूर्ण बेलोचदार मांग में प्राइस में क्या हो रहा था? परिवर्तन हो रहा था। डेल पी आपका बदल रहा था, कभी 10 था तो कभी 15 हो जा रहा था। ठीक है, ये रहा था। बट आपका जो डिमांड था, क्यू था, डेल क्यू जो था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, वो जीरो हो रहा था। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्राइस में परिवर्तन हो और डिमांड में परिवर्तन ना हो? जी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये दोनों व्यवहारिक जीवन में नहीं देखे जाते। ठीक है, अब जो रहे हमारे लास्ट टॉपिक, थोड़े लंबे हैं वो भी। ठीक है, तो वो क्या है? मांग की लोच को मापने की विधियाँ। ठीक है, अगले वीडियो में सीखते हैं।